Hello, dear students. This is SST class in which we are discussing about question answers और इस बार जो क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगे जियो का चैप्टर सेकंड। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नेम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन संसाधन आप समझते हो क्या होते हैं? वह प्रत्येक वस्तु जो हमारे जीवन को उपयोगी बनाती है, जीवन की हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संसाधन कहते हैं। ये जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का जियो का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव। यानी कि इसमें हम वनों और वन्य जीवों से रिलेटेड बातें करेंगे। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर की अगर बात की जाए तो उसमें क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास के हैं, पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर, उसमें सबसे पहले आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू में आप देखिए, इनमें से कौन सा संरक्षण समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? मतलब एक ऐसा आपको उदाहरण बताना है जो जिसमें किसी समुदाय का कोई लिंक नहीं होता, जैसे संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव सेंचुरी का परिसीमन। तो इसका जो आंसर रहेगा सही तरीके से, वो आंसर रहेगा वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो जंगल का एरिया होता है और वहाँ आसपास के जो समुदाय लोग होते हैं, तो वो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, किस में हिस्सेदारी नहीं होती? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। परिसीमन का मतलब भी भाई उसकी बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, क्या एरिया होगा, कितना डिसाइड करना, ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है। लेकिन बीज बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है या संयुक्त वन प्रबंधन है, इन सभी से कोई ना कोई समुदाय किसी न किसी रूप से जुड़ा ही हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है मैच द फॉलोइंग, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। देखिए उत्तर में अगर देखोगे, आरक्षित वन कौन से होंगे? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, मतलब वे वन जो संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान है। तो जो फर्स्ट है वो आपका सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। और जो सेकंड है संरक्षित वन, वन भूमि जो अधिक अक्षरण से बचाई जाती है। क्षरण का मतलब होता है बेटा हानि से बचाई जाती है, वो संरक्षित वन हो गए। तो जो आपका इसमें तीसरे वाला होगा वो सेकंड का आंसर होगा। अवर्गीकृत वन वे हो गए जो सरकार या व्यक्तियों के निजी या समुदायों के अधीन अन्य वन या बंजर भूमि, मतलब ये वो वनों का एरिया है जो या तो सरकार के अंडर में है या फिर किसी व्यक्ति के पर्सनल प्रॉपर्टी या किसी समुदाय के अंडर में है, तो वो अवर्गीकृत है, मतलब इनको अभी अच्छे से किसी वर्ग में नहीं डाला गया। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में 30 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आता है जैव विविधता क्या है? सबसे पहले आप एक शब्द समझ लो, विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब होता है अलगपन होना। जैसे आपकी क्लास है, आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, अब 20 के 20 बच्चों के अगर आप लंच बॉक्स चेक करोगे, क्या सबका खाना सेम मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सबका खाना अलग अलग होगा। कोई दाल रोटी लेकर आया है, कोई चूरमा लेकर आया है, कोई स्वीट कॉर्न से बनी हुई कोई डिश लेकर आया है, कोई आलू के पराठे लाया है, कोई सिंपल पराठे लाया है। तो ये उनके खाने में क्या है? अलगपन है, ये विविधता है। ऐसे ही उनकी घर की बोली अलग मिलेगी, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई घर पे पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता मिलेगा, कोई और कुछ भाषा का प्रयोग करता मिलेगा। तो जब किसी समूह में अलग अलग तरह की चीजें जो पाई जाती है उसे विविधता कहते हैं। यही होती है जैव विविधता। तो जैव विविधता का मतलब क्या है? पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, लीवन से लेकर, मतलब एक छोटे से आप ये कह सकते हो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जैसे जीव से लेकर वट वृक्ष, मतलब एक बड़ा सा पेड़, हाथी, जो आपकी व्हेल होती है आदि अनेक जीव पाए जाते हैं। मानव भी इनमें से एक है। पेड़ पौधों में व्यापक विविधता दिखाई देती है। ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये क्या है? ये जैव विविधता है और जीवों में पाई जाने वाली इसी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अब ये मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला क्वेश्चन तो ये दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो जैव विविधता क्या है, दूसरा यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब पहले के आंसर की अगर बात करें तो जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधे, हाथी, व्हेल आदि प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें मनुष्य भी एक उन्हीं उसी का हिस्सा है। पेड़ पौधों में
व्यापक विविधता दिखाई देती है। ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। अब हर चीज हम आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंड मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, निर्भर करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता। अब जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला पॉइंट, विविध प्रकार के जीव जंतु वायु को शुद्ध करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। अब अलग अलग जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं, ये हवा को शुद्ध बनाते हैं और हमारे लायक हवा को बनाने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, वे पीने के पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। मतलब जो पीने का पानी है उसकी क्वालिटी को भी क्या करते हैं, ये जैव विविधता सुधार लेकर आती है। वे मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं जिसमें हम भोजन उगाते हैं। मिट्टी भी तो इसी जैव विविधता के कारण क्या होती है, एक अच्छी क्वालिटी लेकर आती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, सभी विविध प्रकार के जीव जंतु वायु को शुद्ध करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। ये पीने के पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये मिट्टी को उच्च किस्म प्रदान करते हैं जिसमें हम भोजन उगाते हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, ये वन पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। मतलब जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसी के थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए हानिकारक है। ये बुक में ना थोड़ा सा आपको अलग बुक में हरा शब्द लिखा मिलेगा, जिसको अगर लिखने की बात करें, जिसको लिखने की अगर बात हो तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। बुक में कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, ऐसे हरास। इस हरास का मतलब होता है हानि, यानी कि किसी चीज में कमी आना, उसका नुकसान होना। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो मानव की क्रियाएं हैं, हमारे मनुष्य की क्रियाओं ने प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात दोनों को किस तरह नुकसान पहुंचाया है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला, मनुष्य ने अपने आवास मतलब रहने के स्थान के लिए, खेती के विस्तार के लिए तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अन्य वन क्षेत्रों का विनाश किया है। फलस्वरूप कई वन प्राणी के आश्रय स्थल नष्ट हो गए। मतलब जहाँ जंगलों को अपनी जरूरत की इन सभी जरूरतों के लिए मनुष्य ने काटना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर जो जानवर रहा करते थे उनके घर बार सब उजड़ गए और वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे या तो विलुप्त हो गए जानवर या फिर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी जगह रहने की जगह नहीं बचेगी तो जानवर कहाँ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा पॉइंट, मनुष्य द्वारा कृषि के विस्तार का भी पादपों तथा अन्य प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कृषि में क्या कर रहा है, वो विस्तारीकरण कर रहा है उसका। वास्तव में मनुष्य अपने लाभ को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रकार की फसल अथवा पेड़ पौधे उगाने पर बल देने लगा है। इससे अन्य पेड़ पौधों की अवहेलना हुई है, जिससे उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही है। अब खेती बाड़ी के चक्कर में क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी को ज्यादा बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रकार की फसलें उगाना, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे उगाने पर ही ध्यान है, लेकिन दूसरी प्रजातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 के पार्ट आ जाएंगे। इसमें 120 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों एवं वन्य जीव रक्षण में योगदान दिया। मतलब हमें ये बताना कि किस प्रकार कुछ समुदाय ऐसे बताने हैं जो वनों को या वन्य जीव संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। तो भारत के कुछ प्रेरणादायक समुदायों का वनों से गहरा नाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे समुदाय मिल जाएंगे जो वनों से जुड़े हुए हैं या जानवरों से जुड़े हुए हैं। ये उनका आवास भी है और आजीविका साधन भी। मतलब ये जो वन है यहाँ पर वो रहते भी हैं और उनकी रोजी रोटी भी इसी से चलती है। अतः वे अपने आवास तथा आजीविका की रक्षा के लिए लड़ाई या संघर्ष कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ नीचे उदाहरण है। पहला, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। राजस्थान में ग्रामीणों ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का हवाला देकर खनन का विरोध किया। मतलब जब वहां पर खनन का काम है वो वहां के समुदाय के लोगों ने ही बंद करवा रखा है। कोई भी वहां पर किसी प्रकार का खनन का काम नहीं हो सकता, लोग इसमें योगदान देते हैं कि कोई काम ना हो। दूसरा, कई प्रदेशों में ग्रामीण समुदाय स्वयं
वनों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, मतलब खुद लोग एकजुट होकर क्या करते हैं, वनों को बचाने का काम करते हैं। इस कार्य में उन्होंने सरकार का सहयोग लेने से भी इनकार कर दिया, मतलब कोई जरूरत नहीं है सरकार की उन्हें, ऐसा कह देते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के ग्रामीणों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भैरव देव डालव सेंचुरी घोषित किया हुआ है। मतलब ये अब ना, ये दो तरीके से आपका पॉइंट हो गया, एक तो इस क्वेश्चन का पार्ट हो गया, दूसरा अगर मैप में भी अगर पूछ लिया जाए ना कि भैरव देव डालव सेंचुरी कहाँ है, या वैसे वन वर्ड में आंसर पूछ ले तो हम आसानी से बता सकते हैं राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, अब आगे इसकी रीडिंग है। संरक्षण के लिए उन्हें अपने नियम बनाए हो, मतलब इसकी रक्षा के लिए उन्होंने खुद अपने आप नियम बना रखे हैं। इनके अनुसार शिकार करने तथा अन्य जीवों को किसी प्रकार की अन्य क्षति पहुंचाने यानी कि नुकसान पहुंचाने पर क्या है, सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट, कई समुदाय कुछ विशेष वृक्षों अथवा वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। इन समुदायों का भी वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे रीति रिवाज मिल जाएंगे जिसमें हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं या जानवरों की पूजा करते हैं। तो ये हो गया आपका ये पार्ट। लास्ट इसका जो चैप्टर का क्वेश्चन है वो आपका है सेकंड पार्ट, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर निबंध लिखे। मतलब हमें ऐसे पॉइंट बताने हैं जो ऐसे रीति रिवाज हैं जिससे हम वन और वन्य जीव दोनों के बचाव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा, सीधा पॉइंट से शुरू करो, ऐसे पॉइंट बना के फिर डिटेल लिखा करो, जो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे आपका आंसर इफेक्टिव भी होता है और लर्न भी जल्दी होगा। प्रकृति की पूजा, प्राचीन काल से ही कुछ कबीले प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति की प्रत्येक रचना की रक्षा की जानी चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे समुदाय मिल जाएंगे आपको, कबीले मिल जाएंगे, खासकर आदिवासी जनजातीय समूह तो इसी चीज को आधार मानते हैं अपना। वो प्रकृति को सब कुछ मानते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उनके इस विश्वास से कई वनों का संरक्षण हुआ है, मतलब उनका बचाव हुआ है, क्योंकि उन्हें पवित्र मान लिया गया। उनके लिए वन को काटना तथा किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना वर्जित है। वर्जित का मतलब वो उसको गलत मानते हैं। नेक्स्ट है विशेष वृक्ष की पूजा। कुछ समुदाय किसी एक वृक्ष को पूजनीय मानकर उसकी आदिकाल से ही सुरक्षा करते आए हैं। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल कबीले है, ये महुआ और कदम, यहाँ करंज लिखा हुआ, यहाँ मेनली तो कदम आएगा, तो कदम के जो पेड़ है उनकी पूजा करते हैं। अब जिसकी पूजा करेंगे उसको कटने नहीं देंगे। उदाहरण के लिए और बिहार में है, बिहार के जो कबीले हैं वहाँ पर इमली और आम के वृक्षों की पूजा होती है, जो विवाह के अवसर पर पूजा पाठ में भी उपयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो पीपल या वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। वट वृक्ष मतलब जिसको बड़ बोल देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे विशेष पेड़ है जिनको एक पूजा के रूप में पूजा जाने लगा, जिनकी पूजा की जाने लगी, विशेष उनका महत्व बन गया और उनकी सुरक्षा हो रही है। तीसरा आता है विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। भारतीय समाज कई संस्कृतियों का संगम है। इनमें से प्रत्येक संस्कृति के लोग अपने परंपरागत तरीकों से प्रकृति और उसकी रचनाओं की रक्षा करते हैं। उनके लिए पर्वत, झरने, पेड़ पौधे, जानवर सब पवित्र हैं, अतः इनकी रक्षा की जाती है। कई मंदिरों के इर्द गिर्द बंदर तथा लोगों की बंदरों की टोलियां मंडराती हुई देखने को मिलती है। उन्हें मंदिर के मतलब मंदिर का हिस्सा मानकर लोग उनकी क्या करते हैं, लोग उनको भोजन करवाते हैं, जैसे मंदिर आसपास मंदिरों के होते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव में आपको काले हिरण, नील गाय, मोरों के बहुत सारे झुंड देखने को मिल जा सकते हैं। ठीक है, और ये किसी भी इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, और आप वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये गांव के ही एक हिस्से में है, गांव का ही एक भाग है। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारी संस्कृति, रीति रिवाज है जो क्या करती है, इन पेड़ पौधों को, जानवरों को बचाने का कार्य करती है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर सेकंड, जिसकी आपको क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे आंसर समझ में आए होंगे। अगर सब कुछ इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें, और साथ के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास के अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।